हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरपीएससी स्टडी हब। प्रीवियस वीडियो में हमने रेडियो एक्टिविटी क्या है इसके बारे में जाना था। रेडियो एक्टिविटी डिके क्या है, रेडियो एक्टिविटी के जो बेसिक्स थे वो हमने जाने थे। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेडियो एक्टिविटी के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ रेडियो एक्टिविटी। यदि आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे अभी जाकर देख ले, या जब भी आपको टाइम मिलता है तब आप उसको देख सकते हैं, क्योंकि उस वीडियो को जब आप जानेंगे उसी के बाद ये वीडियो जो है आपको प्रॉपर्ली समझ में आएगा कि रेडियो एक्टिविटी के अनुप्रयोग क्या होते हैं, किस किस एरिया में रेडियो एक्टिविटी के अनुप्रयोग है। अब उस वीडियो का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, साथ ही जो आई बटन है वहाँ पर भी उसका लिंक हो जाएगा। तो जस्ट 1 क्लिक से आप जो है उस वीडियो को देख सकते हैं। रेडियो एक्टिविटी का जो अनुप्रयोग है वो विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। मेनली जो है उसके 5 सेक्टर्स होते हैं: कृषि क्षेत्र में, उद्योग क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, पुरातत्व के क्षेत्र में, जल संसाधन प्रबंधन में। तो इन 5 क्षेत्रों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। साथ ही हम पढ़ेंगे कार्बन डेटिंग विधि क्या है, यूरेनियम डेटिंग विधि क्या है, रुबिडियम स्ट्रोंसियम विधि, पोटेशियम ऑर्गन विधि। ये चारों विधियां जो है वो क्या है, इसके क्या क्या अनुप्रयोग है, किस एरिया में इनका उपयोग किया जाता है। और रेडियो एक्टिविटी के अनुप्रयोग पर 10 मार्क्स का और 5 मार्क्स का जो है क्वेश्चन बन सकता है। डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि रेडियो एक्टिविटी के अनुप्रयोग लिखिए, तो आपको 5 एरिया कवर करते हुए और इन चारों विधियों को लिखते हुए आंसर लिखना है। और जो 2 मार्क्स की बात करें तो 2 मार्क्स में तो कार्बन डेटिंग विधि, यूरेनियम डेटिंग विधि, रुबिडियम स्ट्रोंसियम विधि और पोटेशियम ऑर्गन विधि, इनमें से अलग अलग क्वेश्चन बन सकता है। लाइक पूछ लिया कि कार्बन डेटिंग विधि क्या है, उसके बारे में बताइए। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है बन सकता है। तो स्टार्ट करते हैं कि रेडियो एक्टिविटी के अनुप्रयोग क्या है। रेडियो एक्टिविटी के अनुप्रयोग से पहले हम जानेंगे समस्थानिक यानी आइसोटॉप्स क्या होते हैं। अब आइसोटॉप्स पढ़ना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि जो रेडियो एक्टिव जो आइसोटॉप्स होते हैं उनका उपयोग जो है हम रेडियो एप्लीकेशंस में करेंगे। रेडियो एक्टिविटी की जो एप्लीकेशंस है उसमें हम इसको यूज़ करेंगे, तो इसको समझना ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि क्या होते हैं ये। एक ही पदार्थ के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, यानी जो हमारी आवर्त सारणी होती है उसमें क्या होता है, मान लो कोई पदार्थ है तो उसका परमाणु क्रमांक जो होता है आवर्त सारणी में, जिसको हम जेड से इंडिकेट करते हैं, वो तो क्या होता है, समान होता है पदार्थ का, लेकिन उसका द्रव्यमान यानी उसका जो मास होता है, उसका जो भार होता है, जिसको हम ए से इंडिकेट करते हैं, वो अलग अलग होता है। जैसे हम बात करें जो कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन जो है उसका परमाणु क्रमांक तो कितना हो गया, 6 हो गया, जबकि उसका भार कितना हो गया, 14। जबकि हम एक और समस्थानिक की बात करें तो C6C12, इसमें कार्बन का परमाणु क्रमांक तो सेम रहा है, जबकि परमाणु भार जो है 12 वो क्या हो गया है, चेंज हो गया है। तो जो समस्थानिक होते हैं उनका परमाणु क्रमांक तो समान रहता है, जबकि उनका परमाणु भार यानी द्रव्यमान संख्या जो है वो क्या होता है, अलग अलग होती है। तो इनको हम क्या बोलते हैं, समस्थानिक बोलते हैं। अब एग्जाम्पल से देख लेते हैं क्या है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, जैसे प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। सभी में प्रोटॉन तो एक ही होता है, जैसे प्रोटियम होता है 1H1, ये होता है 1H2 ड्यूटेरियम, और ट्राइटियम होता है 1H3। तो अगर हम इसमें बात करें तो प्रोटियम में क्या है, 1H1 यानी प्रोटॉन भी एक है, जबकि न्यूट्रॉन जो है वो तो है 0 इसमें, और इसका परमाणु भार कितना है, 1। जबकि अगर हम ड्यूटेरियम में बात करें तो इसका प्रोटॉन कितना है, 1, ओके, और इसका परमाणु भार जो कितना है, 2 है, जबकि इसमें न्यूट्रॉन जो है वो कितने हैं, 1। और अगर हम बात करें ट्राइटेरियम होता है 1H3, प्रोटीन तो एक ही है, लेकिन इसमें क्या है, जो हमारा परमाणु भार है इसका 3 है, और इसमें न्यूट्रॉन जो है वो कितने हैं, 2। तो इस तरह से क्या है, ये वर्क करता है। समस्थानिक इस तरह से होते हैं कि आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि समस्थानिक किस तरह से होते हैं। अब हम देखते हैं समस्थानिकों के जो रासायनिक गुण होते हैं वो समान होते हैं, यानी कि एक मान लो कि जैसे कार्बन 6C14 और 6C12 है, तो इनके रासायनिक गुण जो होंगे वो क्या होंगे, समान होंगे, जबकि भौतिक गुण जो है वो अलग अलग हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे रेडियो समस्थानिक यानी रेडियो आइसोटॉप्स जो है वो क्या होते हैं। वे समस्थानिक जो नाभिकीय विकिरण उत्सर्जित करते हैं तथा जिनका रेडियो एक्टिव क्षय होता है, इनका उपयोग विभिन्न प्रकार के नागरिक अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है। अब
समस्थानिक क्या होता है, कोई भी समस्थानिक हो गया, चाहे हाइड्रोजन का हो, चाहे कार्बन का हो, चाहे यूरेनियम का हो, तो ये क्या समस्थानिक क्या करते हैं, ये समस्थानिक लगातार जो है नाभिकीय विकिरण यानी कि जो न्यूक्लियर जो रेज है उनका उत्सर्जन करते हैं, और जिनका रेडियो एक्टिव डिके होता है, जो कि हमने प्रीवियस जो वीडियो है उसमें डिस्कस करा है कि रेडियो एक्टिव डिके क्या होता है, रेडियो एक्टिव क्षय क्या होता है। इनका उपयोग विभिन्न प्रकार के नागरिक अनुप्रयोगों में भी किया जाता है। तो ये अनुप्रयोग जो है हम आगे पढ़ेंगे। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने रेडियो आइसोटोप के विकास के लिए अलग से कार्यक्रम चलाया है। अब जो रेडियो आइसोटोप के विकास के लिए जो है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी जो है वो भी वर्क करता है, तो इसके विकास के लिए लगातार अलग अलग कार्यक्रम चलाता रहता है। भारत ने रेडियो समस्थानिकों के विकास की जिम्मेदारी जो है वो बार्क को सौंपी है। यानी रेडियो समस्थानिक जो है उनका विकास किस तरह से किया जाएगा, इसकी जिम्मेदारी भारत ने किसको सौंपी है, भारत सरकार ने, जो हमारी एजेंसी एक बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, यानी रेडियो समस्थानिक जो है इनके विकास की जिम्मेदारी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के पास है। इसके द्वारा विकसित समस्थानिकों का वाणिज्यकरण, अब जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो समस्थानिक जो है जिनको डेवलप करता है, उनको डेवलप होने के बाद इनका कमर्शियलाइजेशन यानी इनका वाणिज्यकरण जो है वो एक संस्था है ब्रिट, BRIT, ब्रिट, बोर्ड फॉर रेडियो आइसोटॉप्स टेक्नोलॉजी। जो ये ब्रिट संस्था है इसके द्वारा इसका कमर्शियलाइजेशन किया जाता है ब्रिट। अब जो ब्रिट जो है, जो बोर्ड फॉर रेडियो आइसोटॉप टेक्नोलॉजी जो हमारी संस्था है, ये क्या है, DAE जो हमारी ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है, इसका क्या है, एक इंडिपेंडेंट यूनिट यानी एक स्वतंत्र इकाई है। जो हमारा डिपार्टमेंट एटॉमिक एनर्जी यानी परमाणु ऊर्जा विभाग की जो एक स्वतंत्र इकाई कौन है, ब्रिट। तो ये ब्रिट क्या करता है, ये रेडिएशन से रिलेटेड समस्थानिक आधारित उत्पाद एवं सेवाएं जो है वो प्रदान करता है, जैसे कृषि क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, अनुसंधान के क्षेत्र में, उद्योग क्षेत्र में, इन सभी के क्षेत्र में जो है ये क्या करता है, उत्पाद और सेवाएं प्रदान करता है, कमर्शियलाइजेशन करता है एक तरह से ये। और उसके अलावा ब्रिट जो है इसका जो मुख्यालय की बात करें, हेड क्वार्टर जो है वो कहाँ है, नवी मुंबई में है। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं रेडियो एक्टिविटी के अनुप्रयोग। रेडियो एक्टिविटी एप्लीकेशन में हम 5 सेक्टर के बारे में बात करेंगे, जैसे कृषि एग्रीकल्चर में हो गया, चिकित्सा के क्षेत्र में, पुरातत्व आर्कियोलॉजी के क्षेत्र में, और उद्योग इंडस्ट्री, और 5वां हमारा जाता है जल संसाधन प्रबंधन में उपयोग। इन सभी में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कृषि के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर सेक्टर। अब देखते हैं कि सब्जियों को इसके क्या क्या अनुप्रयोग हो सकते हैं। हम डायरेक्ट लाइन टू लाइन चलते हैं। सब्जियों को कीड़ों से बचाने में, लंबे समय तक सुरक्षित करने में इसका उपयोग किया जाता है। यानी सब्जियों में हमारी कोई भी वेजिटेबल है उसमें कोई कीड़ा लग गया है तो उससे बचाने में, साथ में अगर सब्जियां जो है वो लॉन्ग टाइम तक क्या रहे, प्रिजर्व रहे, उसके लिए हम क्या करते हैं, रेडियो आइसोटॉप्स का प्रयोग करते हैं। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा कि रेडियो एक्टिविटी के जो एप्लीकेशन पूछता है या फिर रेडियो समस्थानिकों के एप्लीकेशन पूछता है तो दोनों का आंसर जो होगा वो बिल्कुल सेम होगा। आप कोई भी आंसर लिख सकते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि रेडियो समस्थानिक आ जाता है तो हम क्या यूज़ करें। रेडियो समस्थानिक और रेडियो एक्टिविटी के एप्लीकेशन एक ही बात है। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है, फसल में उर्वरक की सही मात्रा का आकलन करने में इसका उपयोग किया जाता है। अब फसल जो होती है, हमारी क्रॉप जो होती है, उसमें हम कितना फर्टिलाइजर डालें, उर्वरक कितनी मात्रा में डालें, इसका जो है सही आकलन करने में भी हम क्या करते हैं, रेडियो एक्टिविटी का यूज़ करते हैं। कई बार क्या हो जाता है, उर्वरक की मात्रा कम रह जाती है तो भी प्लांट ग्रोथ नहीं होता है जो क्रॉप होती है, और उसके अलावा मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो भी जो क्रॉप है वो अच्छी नहीं होती है। थर्ड पॉइंट हमारा आता है पेड़ पौधों में परिवर्तन, जैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का मापन करने में इसका प्रयोग किया जाता है। अब पेड़ पौधों में जैसे कोई परिवर्तन हो रहा है, जैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, वो किस हद तक होती है या किस प्रोसेस से होती है, कितनी देर में होती है, इसको जानने के लिए भी हम क्या करते हैं, रेडियो एक्टिविटी का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है, बार्क ने रेडियो समस्थानिक तकनीक का उपयोग करके कई उन्नत कीटनाशकों तथा उर्वरकों का विकास किया है। अब जो हमारा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, इसने रेडियो समस्थानिक तकनीक का यूज़ करते हुए क्या है, जो हाई क्वालिटी के जो कीटनाशक है और उर्वरक है उनका विकास भी बार्क ने किया गया है, जिसका उपयोग जो है वो रेडियो समस्थानिक से करते हुए हम फसल जो है उससे कीट जो है उनको मार सकते हैं और उर्वरक, अच्छे उर्वरक के उपयोग से क्रॉप को बढ़ा सकते हैं। अब आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा साइड में, उसको भी देख लेते हैं। अब एक है एग्रीकल्चरल एप्लीकेशन रेडियो एक्टिव ट्रेसेस और एक है फूड इरिडेशन। अब इसको हम देखते हैं। सबसे पहले इधर एक जो है एक प्लांट लिया हुआ है
और इधर एक जो कोई भी क्रॉप ली हुई है, लाइक स्ट्रॉबेरी ली हुई है। अब इसमें देखते हैं, सबसे पहले इस वाले डायग्राम में देखते हैं, हेल्प साइंटिस्ट टू अंडरस्टैंड द डिटेल मैकेनिज्म ऑफ हाउ प्लांट यूटिलाइज फॉस्फोरस टू ग्रो एंड रिप्रोड्यूस। अब इसमें हम ये देखते हैं, साइंटिस्ट जो है ना, ये इस तरह से देखते हैं कि प्लांट जो होता है रेडियो एक्टिविटी का यूज़ करते हुए, ये देखते हैं कि प्लांट जो है वो फॉस्फोरस का यूज़ करते हुए कैसे ग्रो होता है, यानी फॉस्फोरस का यूज कैसे करता है और फिर ग्रो कैसे करता है। इसी तरह से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का उपयोग भी किया जाता है कि प्रकाश संश्लेषण का कैसे उपयोग करता है और प्लांट जो है वो किस तरह से ग्रोथ करता है। दूसरा हमारा आता है फूड इराडिएशन हो गया। उसके बाद हम क्या करें, हमारा कोई भी फ्रूट है या फिर कोई भी क्रॉप है तो उस पर हम क्या डालेंगे, गामा रेज डालेंगे। इस पर गामा रेज डालेंगे तो गामा रेज डालने के बाद क्या होगा, गामा रेज ऑफ ए रेडियो आइसोटॉप्स कोबाल्ट 61 डिस्ट्रॉय मैनी डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया एज वेल एज दोज दैट कॉज फूड टू स्पॉइल। अब इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम कोबाल्ट 61 का यूज़ करें, यानी गामा रेज का या कोबाल्ट 61 का यूज़ करें किसी भी फ्रूट पर, तो क्या होता है कि जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं या फिर जो बैक्टीरिया जो डिजीज़ कॉजिंग होते बैक्टीरिया होते हैं, जो बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया होते हैं, उनको क्या करता है, ये किल करता है। साथ ही क्या करता है, जो फूड को स्पॉइल करने वाले कीट होते हैं उनका भी विनाश ये करता है। तो इस तरह से हम जो है, ये जो उपयोग है गामा रेज का हाल ही में आलू पे, टमाटर पे, प्याज पे काफ़ी ज़्यादा किया गया है। बैक्टीरिया फिर क्या होता है, इसमें मर जाता है और हमारी जो क्रॉप होती है वो बिल्कुल सेफली रहती है रेडियो एक्टिविटी के कारण। तो रेडियो एक्टिविटी का प्रयोग जो है वो कृषि क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ बार्क, क्योंकि बार्क ने ही ऐसी टेक्निक जो है विकसित करी है, जबकि जिसका कमर्शियलाइजेशन जो है वो ब्रिट के द्वारा किया जा रहा है, BRIT। नेक्स्ट हम देखते हैं कृषि के क्षेत्र में और क्या क्या उपयोग हो सकते हैं। बार्क ने रेडियो समस्थानिकों का उपयोग करते हुए कई उच्च उत्पादक किस्मों का विकास किया है, जिसमें से 25 को कृषि विभाग ने मान्यता प्रदान कर दी है। क्योंकि बार्क जो है लगातार रेडियो समस्थानिकों का उपयोग करते हुए अलग अलग किस्मों का विकास कर रहा है, तो उसको क्या है, कृषि विभाग ने भी लगभग 25 जो है ना उत्पादक किस्म जो है उनको मान्यता भी कृषि विभाग ने प्रदान कर दी है। बार्क ने एक हरित खाद सेस्बानिया रोस्ट्रेटा नाम की एक हरित खाद जो है इसका विकास किया है, जो कि रेडियो समस्थानिक का उपयोग करती है, जो क्या करेगी, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मदद करेगी। तो इससे क्या होगा, भूमि की उर्वरा शक्ति जो है वो बढ़ेगी सेस्बानिया रोस्ट्रेटा से। इसके अलावा बार्क ने रेडियो आइसोटॉप्स रेडियो समस्थानिकों का उपयोग करते हुए केले, गन्ने तथा पाइनएप्पल में तीव्र गुणन क्षमता का विकास किया है। अब बार्क ने क्या किया है, केले, गन्ने और पाइनएप्पल में भी क्या किया है, तीव्र गुणन यानी रेडियो मल्टीप्लिकेशन जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ करते हुए उसको काफ़ी ज़्यादा उसकी तीव्र गुणन क्षमता में वृद्धि करी है। इसके अलावा अब जैसे और भी हम प्रयोगों की बात करें तो और देख लेते हैं। रेडियो समस्थानिक तकनीक का उपयोग करते हुए बार्क ने कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण की नई तकनीक विकसित की है, जिसके द्वारा उत्पादों की भंडारण आयु जो है उसको बढ़ाया जा सकता है। यानी जो हमारे उत्पाद है उसकी भंडारण आयु यानी कि अगर हमें प्रिजर्व करना है 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए, तो उसकी आयु बढ़ाने के लिए भी क्या किया है, एक तकनीक विकसित करी गई है। तो तकनीक में 2 तकनीक की बात करते हैं, एक तो है क्रूशक एंड दूसरी है रेडिएशन प्रोसेसिंग फैसिलिटी। तो क्रूशक जो है उसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। क्रूशक यानी कृषि उत्पादन संरक्षण केंद्र। इसका जो हम अगर विस्तार से देखें तो क्या होगा, कृषि उत्पादन संरक्षण केंद्र। अब कृषि से KR से क्या ले लिया, कृषि, उत्पादन का U एंड SHA का संरक्षण और K से केंद्र। इस तरह से कृषक बनाया गया। और ये जो सेंटर जो है वो कहाँ बनाया गया है, नासिक में बनाया गया है, जो क्या करेगा, उत्पादों की भंडारण जो आयु है यानी शेल्फ लाइफ जो है वो प्रोडक्ट की वो बढ़ा देगा। रेडिएशन प्रोसेसिंग फैसिलिटी, अब ये जो है इसका जो प्रोसेसिंग फैसिलिटी है ये नवी मुंबई में इसका जो है मुख्यालय बनाया गया है। इस तरह से ये 2 जो वर्ग जो है वो बार्क ने विकसित करे हैं। अब नेक्स्ट हम बात करें कि और कृषि क्षेत्र में कहाँ कहाँ प्रयोग हो रहे हैं। अब जैसे मान लो कृषि क्षेत्र में हमें आलू को कीड़ों से बचाना है तो हम कोबाल्ट 60 का यूज़ करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कृत्रिम वर्षा करवानी है तो AgCl का प्रयोग करते हैं, सिल्वर क्लोराइड का। और अगर उर्वरक में अगर हम बात करें तो उर्वरक में हम समस्थानिक यूज़ करते हैं P31, P32, नाइट्रोजन 15,
जो क्या करता है, मृदा में उर्वरता को बढ़ाता है। नाइट्रोजन 15 जो समस्थानिक है वो मृदा में उर्वरता शक्ति को बढ़ाता है। इसके अलावा जो गामा किरणें होती है उनमें प्याज, आलू, फल, मछली, इनको लंबे समय तक प्रिजर्व रखने के लिए हम गामा किरणों का यूज़ करते हैं। तो खाद्य संरक्षण में और खाद्य कणों को कीड़ों से बचाने के लिए गामा रेज वो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है, जिनके बारे में गामा रेज क्या होती है इसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। और जो C14 जो है वो क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण का अध्ययन करता है। प्रकाश संश्लेषण का अध्ययन इस तरह से करता है कि जो पौधे जो है वो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का उपयोग किस तरह से करते हैं और कितने टाइम में जो है वो ग्रोथ करते हैं। तो इस तरह से ये चीज़ें जो होती है वो रेडियो समस्थानिकों का उपयोग जो है वो कृषि क्षेत्र में किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें चिकित्सा के क्षेत्र में, जो हमारा मेडिकल जो एरिया है उसमें हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। तो मेडिकल एरिया में जो है वो दो तरीके से इसका यूज़ होता है, एक तो जांच यानी डायग्नोसिस, और दूसरा हमारा होता है ट्रीटमेंट यानी उपचार। तो दो तरीके से इसका यूज हो गया, जांच डायग्नोसिस करने में, और दूसरा हमारा होता है उपचार यानी कोई बीमारी हो गई उसका ट्रीटमेंट करने में हम इसका यूज़ करते हैं। रेडियो इम्यूनो एसे, सबसे पहला उपयोग आता है रेडियो इम्यूनो एसे, ब्लड में हार्मोन तथा एंजाइम की पहचान करने के लिए। अब रेडियो इम्यूनो एसे का हम यूज़ करते हैं, जो क्या करता है ब्लड में हार्मोन कौन से हैं तथा एंजाइम जो है वो कौन से हैं उसकी पहचान करने के लिए हम यूज़ करते हैं, जो कि रेडियो एक्टिविटी बेस्ड होता है। उसके अलावा एक और टूल होता है सेरो डायग्नोस्टिक टूल। सेरो डायग्नोस्टिक टूल का यूज़ करते हैं हम एक्सरे स्रोत के द्वारा टीबी की जांच करना। टीबी की जांच इसके द्वारा की जाती है सेरो डायग्नोस्टिक टूल के द्वारा। इसके अलावा मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने में, थायराइड ग्रंथि की खराबी की जाँच करने में, रक्त की जाँच करने में, यानी मस्तिष्क में कोई ट्यूमर हो गया उसका भी पता लगाता है। थायराइड जो हमारी ग्रंथि होती है उसमें कोई खराबी आ गई है उसकी जांच करने में। शरीर के आंतरिक अंगों के रोगों की जानकारी के लिए स्कैनिंग करने में, जैसा कि हम सोनोग्राफी करवाते हैं तो शरीर के जितने भी आंतरिक अंग होते हैं उनकी जानकारी, उनकी स्कैनिंग करने में। जैसा कि आप राइट साइड में डायग्राम देख सकते हैं कि हमारी जो बॉडी का कोई भी पार्ट है उसका स्कैनिंग करनी है, तो उसकी स्कैनिंग के लिए हम सोनोग्राफी कराते हैं। तो ये जो स्कैनिंग जो हो रही है, जैसे मस्तिष्क की स्कैनिंग हो चुकी है, तो बॉडी का कोई भी पार्ट हो उसकी स्कैनिंग जो है आराम से जो है वो की जा सकती है रेडियो एक्टिविटी के द्वारा। अब उसके अलावा चिकित्सा क्षेत्र में और यूज हो सकते हैं, जैसे कि पाचन तंत्र जो है उसका अध्ययन करता है कि अगर हमारे पेट में कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसका अध्ययन करना। इसके अलावा जो हमारा रक्त और जो प्लीहा होता है उसमें कोई विकार आ गया है, उसमें कोई बीमारी आ गई तो उसकी जांच करता है, और उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, आयरन 59 का यूज़ करते हैं। रक्त की अगर मान लो जाँच करनी है, जैसे ये रक्त की जाँच करने में, रक्त की जाँच करने के लिए हम यूज़ करते हैं क्रोमियम 51 Cr51, क्रोमियम 51 का यूज़ करते हैं हम रक्त की जाँच करने के लिए। और जो हमारा जो रक्त परिसंचरण जांच यानी जो ब्लड की जो क्लोटिंग बन जाती है उसकी जांच करने के लिए हम सोडियम 24 Na24 का यूज़ करते हैं। Na24 का यूज़ हम करते हैं अगर ब्लड क्लोटिंग बन जाती है तो उसकी जांच करने के लिए। मस्तिष्क में जो ट्यूमर हुआ था उसका पता लगाने के लिए हम कौन से समस्थानिक का प्रयोग करते हैं, जो हमारा पारा होता है वो 203 पारा 203 का यूज़ हम इसमें करते हैं। उसके अलावा थायराइड ग्रंथि जो है उसमें कोई खराबी आ गई है तो उसकी जांच के लिए हम यूज़ करते हैं आयोडीन 131 या फिर आयोडीन 139। अब जैसे कि आप डायग्राम देख सकते हैं कि ये जैसे हमारी थायराइड ग्रंथि जो है यहाँ होती है, तो अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है थायराइड में, तो थायराइड ग्रंथि में कोई प्रॉब्लम आ गई तो इसकी जाँच करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, आयोडीन 131। अब इसमें थायराइड ग्रंथि में क्या होता है कि जो गला जो होता है वो लटक जाता है, काफ़ी मोटा हो जाता है, तो उससे क्या होता है सांस लेने में तकलीफ होती है। इसके अलावा और गले में बहुत सारी प्रॉब्लम जो है पेशेंट को जाती है, तो इसकी जांच के लिए 131 या फिर आयोडीन 139 आयोडीन 131 139 का यूज़ किया जाता है। कैंसर का पता लगाने के लिए भी हम यूज़ करते हैं, उसमें कोबाल्ट 60 का प्रयोग करते हैं हम कैंसर का पता लगाने के लिए। इसके अलावा किसी में कोई चर्म रोग हो गया है, कोई स्किन से संबंधित डिजीज़ हो गई है, तो उसके लिए हम P31 फॉस्फोरस 31 का यूज़ करते हैं। और अगर हड्डी से संबंधित कोई रोग हो गया है तो उसके लिए हम फॉस्फोरस 32 यूज़ करते हैं। फॉस्फोरस 31 तो किसके लिए यूज़ करते हैं, P31 तो हम स्किन डिजीज चर्म रोगों के लिए, जबकि अगर कोई हड्डी से संबंधित अस्थि से संबंधित बीमारी जो आती है उसके लिए हम यूज़ करते हैं P32। इस तरह से जो चिकित्सा के क्षेत्र में जो है जांच वाले एरिया में हम समस्थानिकों का प्रयोग, रेडियो समस्थानिकों का प्रयोग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करें उपचार यानी ट्रीटमेंट। अब ट्रीटमेंट वाले एरिया में जो है रेडियो समस्थानिकों का उपयोग किस तरह से होगा वो भी देख लेते हैं।
कोबाल्ट 60 तथा इरिडियम 19 कैंसर के इलाज में उपयोगी होते हैं, जिसको हम रेडियोथेरेपी बोलते हैं। कीमोथेरेपी में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो कोबाल्ट 60 हो गया और इरिडियम 19 हो गया, इन सभी में हम क्या करते हैं। इसके अलावा जो रेडियम जो होता है वो भी कैंसर के इलाज में उपयोग होता है। कोबाल्ट 60, इरिडियम और रेडियम, इन सभी का उपयोग जो है हम क्या करते हैं, कैंसर के इलाज में करते हैं। नेक्स्ट है हमारा आयोडीन 125। आयोडीन 125 जो है इसका उपयोग नेत्र कैंसर के इलाज में किया जाता है। यानी अगर मान लो आई का कोई कैंसर हो जाता है तो उसके इलाज के लिए हम आयोडीन 125 का यूज़ करते हैं। आयोडीन 131 थायराइड के उपचार में। अब थायराइड के उपचार में थायराइड की जांच करने के लिए भी और थायराइड के उपचार करने के लिए भी हम आयोडीन 131 का यूज़ करते हैं। एक है होल्मियम। होल्मियम 161 क्या करता है, जो ऑर्थराइटिस यानी किसी के ऑर्थराइटिस हो गया यानी हड्डी के उपचार संबंधित कोई रोग हो जाता है तो उसके उपचार करने भी हम होल्मियम का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है सीजियम। सीजियम 139। सीजियम 139 जो है इसका 3 एरिया में यूज़ होता है, एक स्किन कैंसर में, एक प्रोस्टेट कैंसर में और एक ब्रेस्ट कैंसर में। तीनों एरिया के उपचार करने के लिए हम सीजियम 139 का यूज़ करते हैं। तो इस तरह से जो है हम ट्रीटमेंट में जो है हम यूज़ करते हैं कोबाल्ट 60 का, इन सभी समस्थानिकों का उपयोग करते हैं और विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां होती है उनका हम निदान कर पाते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है पुरातत्व के क्षेत्र में, इन आर्कियोलॉजी। अब आर्कियोलॉजी जो एरिया होता है उसमें क्या होता है, उसमें ये 4 विधियों का प्रयोग किया जाता है। कार्बन डेटिंग विधि, यूरेनियम डेटिंग विधि, पोटेशियम ऑर्गन विधि, रूबिडियम स्ट्रोंसियम विधि। इन 4 विधियों का उपयोग जो है वो करके हम क्या करते हैं, पुरातत्व के क्षेत्र में जो है जो जीवाश्म होते हैं, मृत पौधे होते हैं, जो मृत कंकाल होते हैं, उनकी आयु का जो है वो निर्धारण हम आसानी से कर पाते हैं। तो अब कार्बन डेटिंग विधि जो है हमारी, सबसे पहले उसको जानते हैं ये क्या होती है। जीवाश्म मृत पौधे, डेड फॉसिल प्लांट्स, पुरानी चट्टानों की आयु का निर्धारण करने में इसका प्रयोग किया जाता है। यानी जो जीवाश्म होते हैं उनका, मृत जो पौधे हो गए उनका, और जो पुरानी चट्टानें हैं, इन तीनों का आयु का निर्धारण करने के लिए हम कार्बन डेटिंग विधि का यूज़ करते हैं। अब कार्बन डेटिंग विधि में क्या होता है, 6C14 का रेडियोएक्टिव डिके, जो हमारा C14 है उसका रेडियोएक्टिव यानी कि रेडियोएक्टिव क्षय जो होता है वो हो जाता है। तो उससे क्या होता है, जो C14 कार्बन 14 की मात्रा जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, और साथ ही इसके एग्जाम्पल और भी है कार्बन डेटिंग विधि में, कार्बन और नाइट्रोजन, इन दोनों का जो है हम यूज़ करते हैं कार्बन डेटिंग विधि में। तो इनमें क्या होता है, कार्बन 14 की मात्रा कम हो जाती है। अब हम डायग्राम से समझते हैं कि कार्बन 14 जो है वो कैसे वर्क करता है, कार्बन डेटिंग प्रोसेस जो है वो किस तरह से वर्क करती है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि मोआ बोन एक्सकेवेटेड। अब मान लो कोई मोआ बोन जो है उसकी खुदाई की गई, यानी वो खोज में भी हमें मिली, तो उसको बोन को पहले क्या किया जाएगा, क्लियर किया जाएगा। क्लियर करने के बाद क्या होगा, स्मॉल सैंपल टेकन एंड ग्राउंड इनटू स्मॉल पीसेस। अब इसको क्या किया जाएगा, छोटे छोटे पीसों में जो है वो तोड़ा जाएगा, उसको छोटे छोटे टुकड़े किए जाएंगे। फिर फर्दर ट्रीटमेंट, वीक एसिड एडिड। अब उसके बाद में क्या होगा, उस पर एक वीक एसिड डाला जाएगा, यानी दुर्बल अम्ल जो है वो डाला जाएगा। उससे क्या होगा, एडिशन ऑफ स्टिंजर ऑफ स्टिमुलेटर टू बेंजीन सैंपल। अब इसमें क्या होगा, जो बेंजीन सैंपल जो है वो भी डाला जाएगा। बेंजीन से क्रिया करवाने के बाद क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन, यानी एक बेंजीन का एक फॉर्मेशन रेडी हो जाएगा। फिर सीरीज ऑफ ए केमिकल रिएक्शंस टू कन्वर्ट ऑल द कार्बन एटम्स प्रेजेंट इनटू बेंजीन। जो जितने भी कार्बन जो थे वो बेंजीन में जो प्रेजेंट हुए थे वो दिखाई देने लग जाएंगे। और फिर इसको क्या करेंगे, हम फ्रीज़ करेंगे। फ्रीज़ यानी -डिग्री टेम्परेचर पर इसको लाएंगे और फिर सुखाएंगे। सुखाने के बाद इसमें लिक्विड सिंटिलेशन की जो प्रोसेस होएगी वो करेंगे। उससे क्या होगा, स्पेक्ट्रोमीटर एक होगा वो लगाया जाएगा जो काउंट करेगा कि ये डिके जो है वो पर मिनट कितना हुआ है। और फिर डिके करने के बाद कंप्यूटर में एनालिसिस किया जाएगा, डेटा जो है वो एनालिसिस किया जाएगा। फिर अब हमें पता लग जाएगी कि जो डेट ऑफ सैंपल की जो डेट है वो कब है, यानी ये जो हमने जीवाश्म या कोई भी बोन है वो कितने साल पुरानी है, ऐसे इसका पता लगाया जाता है। एक पूरी प्रोसेस होती है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये छिपकली है, छिपकली का कंकाल है। इसका पता भी हम रेडियो एक्टिविटी विधि से कर सकते हैं, यानी जो कार्बन डेटिंग की जो विधि है उसका यूज़ करते हुए हम पता लग सकते हैं कि ये छिपकली जो है वो कितने साल पुरानी जो है और कितने साल पहले ये मरी थी, यानी इसकी आयु का निर्धारण जो है वो आसानी से किया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूरेनियम डेटिंग विधि। यूरेनियम डेटिंग विधि क्या है,
यूरेनियम जैसे नाम से दिख रहा होगा कि इसमें यूरेनियम का यूज़ होगा। ओके, यूरेनियम जो है इसका क्या होएगा, यहाँ चेंज होएगा। यूरेनियम में क्या होगा, यहाँ पर चेंज होगा। जो यूरेनियम जो होगा वो जो सीसे का समस्थानिक है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। पृथ्वी, पत्थर की आयु, ब्रह्मांड विज्ञान ज्ञात करने के लिए भी हम क्या करते हैं, यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग करते हैं। जैसे यूरेनियम 238 जो है वो Pb206 या इसमें क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है यूरेनियम डेटिंग विधि में। अब हम एक डायग्राम से देखते हैं। अनस्टेबल एटम सच एज यूरेनियम इवेंचुअली, हमें पता है कि यूरेनियम जो क्या है अनस्टेबल एटम है, इवेंचुअली चेंज इनटू स्टेबल एटम्स, और ये क्या करता है तुरंत ही किसमें चेंज हो जाता है, स्टेबल एटम्स में चेंज हो जाता है। सच एज लेड Pb में चेंज हो जाता है। द ओरिजिनल वर्जन इज कॉल्ड ए पेरेंट एटम और आइसोटोप एंड द न्यू वर्जन इज कॉल्ड ए डॉटर एटम। यानी जो हमारा यूरेनियम जो था वो पेरेंट एटम था, पेरेंट आइसोटोप था। जैसे ही इसका क्या हुआ, डिके हुआ, रेडियोएक्टिव डिके हुआ, तो ये कन्वर्ट किस में हो गया, Pb में डिके हो गया। इसका कुछ अमाउंट जो है वो Pb में डिके हो गया, जबकि कुछ तो यूरेनियम में रहा लेकिन कुछ अमाउंट जो है वो Pb में क्या हो गया, डिके हो गया। फिर फर्दर वापस डिके होगा, तो ये डिके की प्रोसेस जो है वो चलती रहेगी सालों साल। तो उससे क्या होगा, एक डॉटर जो है वो एटम बन जाएगा। पेरेंट यूरेनियम चेंजेस इनटू डॉटर लेड में। तो अब जैसे कोई ग्रेनाइट की रॉक हो गई, तो मान लो कोई भी रॉक है, अब इसकी आयु का पता कैसे लगाएंगे हम, जैसे यूरेनियम, इसमें यूरेनियम था और ग्रेनाइट रॉक थी, तो यूरेनियम का यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, अब Pb जो है उसमें कन्वर्ट हुआ है, और ये कन्वर्ट जो है वो कितने सालों में हुआ है इससे, और एक जो प्रोसेस होती है उसका पूर्णतः पालन करते हुए पता लगाएंगे कि किस तरह से जो है ये कितने साल पुराना जो है ये चट्टान है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोटेशियम ऑर्गन विधि। पोटेशियम ऑर्गन विधि में क्या होता है, भूगर्भ की चट्टानें, उल्का पिंडों की आयु ज्ञात करने में इसका प्रयोग किया जाता है। भूगर्भ की जो चट्टानें हो गई, उल्का पिंड जो होती है, उनकी जानकारी के लिए। अब इसमें क्या होता है, पोटेशियम जो होता है उसका डिके किस में हो जाता है, ऑर्गन 40 में हो जाता है। पोटेशियम 40 का वो रेडियोएक्टिव डिके होता है ऑर्गन 40 में। पोटेशियम ऑर्गन डेटिंग, पोटेशियम टू ऑर्गन डेटिंग, इट टेक्स पोटेशियम रेडियोएक्टिव एलिमेंट 1.3 बिलियन ईयर्स फॉर हाफ ऑफ इट टू टर्न इनटू ऑर्गन स्टेबल एलिमेंट यूजफुल फॉर डेटिंग द ओल्डेस्ट रॉक्स बिकॉज ऑफ द लॉन्ग टाइम। अब पोटेशियम जो होता है वो हमारा क्या होता है, अनस्टेबल एलिमेंट, यानी रेडियोएक्टिव एलिमेंट होता है जो अनस्टेबल होता है, तो उसको 1.3 बिलियन ईयर्स यानी 1.3 अरब वर्ष लगते हैं हाफ होने में, और हाफ होकर ये किस में टर्न हो जाता है, ऑर्गन में कन्वर्ट हो जाता है और फिर स्टेबल एलिमेंट बन जाता है। और फिर ये क्या करता है, इसकी यूजफुल किस में होता है, जो हमारी सबसे पुरानी चट्टानें होती है, भूगर्भ की जो चट्टानी होती है उसका पता लगाने में, इसके अलावा उल्का पिंड जो गिरते हैं धरती पर आकर उसकी आयु का निर्धारण करने में जो है हम पोटेशियम ऑर्गन विधि का यूज़ करते हैं। जैसे हमारा पोटेशियम है ये, ठीक है, ये ऑर्गन में कन्वर्ट होएगा। पोटेशियम का जो है हाफ हो गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यहाँ पर हाफ हो चुका है पोटेशियम जो है, तो ये हाफ हो गया है, तो इसको हाफ होने में जो है वो टाइम कितना लगा है, 1.3 बिलियन ईयर्स। और ये जो हाफ टाइम जो है उसको हम बोलते हैं हाफ लाइफ साइकिल, यानी अर्ध आयुकाल। जितने टाइम में जो हाफ अमाउंट रह गया है उसको हम बोलेंगे अर्ध आयुकाल। पोटेशियम ऑर्गन विधि 1.3 बिलियन ईयर लगेंगे। अब ये आप देख सकते हैं 40 जो हमारा पोटेशियम है वो 40 आर्गन में ही चेंज हो जाता है, सेम रहता है। जैसे मान लो मैग्मा हो गया, क्लॉक स्टिकिंग हो गई, ओपन सिस्टम हो गया, जो के मिनरल का जो क्लोज सिस्टम होता है उसमें भी हम क्या पता लगा सकते हैं कि किस तरह से रॉक जो है वो कन्वर्ट हुई है, और ये क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस से हम पता लगाते हैं। नेक्स्ट हम बात करें रुबिडियम स्ट्रॉन्सियम विधि। रुबिडियम स्ट्रॉन्सियम विधि क्या होती है, रुबिडियम स्ट्रॉन्सियम विधि से हम आग्नेय कायंत्री चट्टानों और खनिज की आयु का निर्धारण करते हैं कि जो आग्नेय संबंधित जो कायंत्री चट्टानें होती है और जो खनिज जो होते हैं उनकी आयु का निर्धारण करते हैं। इसमें क्या होता है, जो रुबिडियम जो होता है वो स्ट्रॉन्सियम 87 में चेंज हो जाता है, यानी इसका रेडियोएक्टिव, रुबिडियम का रेडियोएक्टिव डिके किस में हो जाता है, स्ट्रॉन्सियम में हो जाता है। अब जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे होंगे, ये हमारा रुबिडियम हो गया, रुबिडियम का परमाणु क्रमांक 37 और इसका परमाणु भार 87, और जबकि स्ट्रॉन्सियम में 38 और 87। तो रुबिडियम जो है वो एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट है जिसका क्या होता है, रेडियोएक्टिव डिके होता है। तो रेडियोएक्टिव डिके होकर ये स्ट्रॉन्सियम में यानी कि स्टेबल जो एलिमेंट है उसमें कन्वर्ट होने की कोशिश करता है। अब इसमें देख लेते हैं कि ये जैसे हमारा एक टुकड़ा है,
चट्टान है कोई हमारी कायंत्री चट्टान, उसमें हम प्रयोग करते हैं। ए डिपार्चर फ्रॉम ए स्ट्रेट लाइन वुड अलर्ट यू टू फाइंड दैट समथिंग केमिकली हैड चेंज्ड एंड दैट द डेट ऑब्टेन्ड वुड नॉट बी रिलायबल। अब इसमें क्या हो रहा है कि ये जो हम इधर ले रहे हैं, इधर तो हमारा स्ट्रॉन्शियम है, इधर हमारा रुबिडियम है। तो रुबिडियम जो था हमारा 87 था और इधर स्ट्रॉन्शियम जो था पहले कितना था 86 था। जैसे ही हमारा रेडियो एक्टिव डिके हुआ तो स्ट्रॉन्शियम तो कितना रह गया 86 और इधर आ गया है 87 स्ट्रॉन्शियम। तो ये कन्वर्ट इसमें हो जाता है। अब आप ये स्ट्रेट लाइन ऐसे देख रहे होंगे तो ये बताएगी कि नॉट रिलाई, मतलब चेंज हो रहा है इसमें कंटिन्यू। दोज मिनरल्स with more initial rubidium would have more decays and changed the strontium 87 to strontium 86 ratio more। अब इसमें क्या होता है कि जो मिनरल्स थे वो जो इनिशियली जो रुबिडियम था वो उसमें क्या होगा डिके हो जाएगा और डिके होकर स्ट्रॉन्शियम में चेंज हो जाएगा। द स्लोप ऑफ द लाइन गिव्स यू द टाइम सिंस क्रिस्टलाइजेशन। अब क्रिस्टलाइजेशन के टाइम की जो स्लोप जो है वो हमें ये बताएगा कि क्रिस्टलाइजेशन के टाइम जो है वो क्या मिला हमें। All minerals would have the same ratio of Sr87 to Sr86 at crystallization since they are chemically identical. Strontium 86 is unchanged and serves as a stable reference। जैसे स्ट्रॉन्शियम 86 में आ गया वैसे क्या बन गया, ये स्टेबल बन गया। अब हम हाफ लाइफ साइकिल जो है वो देख लेते हैं। इधर तो क्या है हमारे आइसोटॉप है और ये हमारा है अर्धायुकाल और ये लगभग यूजफुल रेंज जो है वो क्या है। पेरेंट यानी जो हमारा जो मूल जो समस्थानिक था वो कितना था और वो किस में चेंज हुआ, और डॉटर समस्थानिक जैसे हमारा कार्बन 14 है जो कार्बन डेटिंग विधि में हमने प्रयोग किया था वो रेडियो एक्टिव डिके होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रोजन 14 में। ओके, और ये कितने सालों में होता है 5730 वर्ष, यानी 5730 वर्ष लगते हैं कार्बन को नाइट्रोजन में रेडियो एक्टिव डिके होने में, यानी आधी साल होने में। उसकी मात्रा कार्बन की मात्रा आधी होने में 5730 वर्ष लगते हैं और ये यूजफुल रेंज लगभग 100 से लेकर 30,000 तक हो सकती है। पोटेशियम जो है हमारी पोटेशियम ऑर्गन विधि जो हम यूज़ करते हैं इसमें पोटेशियम 40 जब हम लेते हैं तो ऑर्गन में चेंज होने में इसको लगते हैं 1.3 बिलियन वर्ष, यानी लगभग 1.3 अरब वर्ष जो है इसमें लगते हैं। और जो इसका यूजफुल रेंज है 1 लाख से लेकर 4.5 बिलियन। अगर आप यूजफुल रेंज को छोड़ भी देंगे तो डजन इम्पॉर्टेंट, बट जो पेरेंट जो है वो किस में चेंज हो रहा है डॉटर में, और हाफ लाइफ साइकिल यानी यहाँ तक जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। उसके अलावा हम बात करें पोटेशियम 40 जो है वो ऑर्गन में चेंज हो गया है। उसके अलावा रुबिडियम 87 ये कन्वर्ट होता है स्ट्रॉन्शियम 87 में, इसको लगते हैं 47 बिलियन वर्ष, यानी 47 बिलियन वर्ष लगते हैं इसको कन्वर्ट होने में। उसके अलावा हम यूरेनियम 238 जो है यानी यूरेनियम स्ट्रॉन्शियम जो यूरेनियम डेटिंग विधि है उसमें क्या होता है यूरेनियम जो है वो लेड में कन्वर्ट हो जाता है। यूरेनियम 238 लेड 206 में कन्वर्ट हो जाता है और इसको कन्वर्ट होने में 4.5 बिलियन वर्ष से लेकर 7.0 मिलियन वर्ष तक समय लग जाता है। तो इस तरह से पेरेंट जो आइसोटोप होता है उसको डॉटर आइसोटोप में चेंज होने में इतना समय लग जाता है। नेक्स्ट हमारा यूज आता है उद्योग के क्षेत्र में। जमीन के अंदर गैस, तेल तथा पानी की भूमिगत पाइपलाइनों में रिसाव छेद का पता लगाने में इसका प्रयोग किया जाता है। अब जमीन के अंदर क्या होता है आजकल गैस की, तेल की, पानी की सभी की जो लाइनें होती है आजकल भूमिगत होती है, तो उसमें मान लो कोई रिसाव हो गया, कोई भी लीकेज हो गया या कोई छेद हो गया मान लो, तो उसका पता लगाने के लिए हम रेडियो समस्थानिकों का यूज़ करते हैं। जैसे मान लो कि ये हमारा नल हो गया डायग्राम में, तो अगर मान लो इसमें यहाँ पर यहीं पर कहीं पर भी लीकेज आ गया तो उसका पता जो है हम रेडियो एक्टिविटी से आसानी से लगा सकते हैं। रेडियो एक्टिविटी का उपयोग करते हुए गामा स्कैनर आर स्कैनर के द्वारा उद्योगों में उपकरणों की जांच की जाती है। यहाँ पर आँच नहीं होकर जांच है। रेडियो एक्टिविटी का अगर हम उपयोग करें उसमें गामा स्कैनर जो होता है वो उद्योगों में जितने भी उपकरण लगे होते हैं उनकी जांच करता है ये कि जो उपकरण जो है वो सही वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो जिससे क्या होता है दुर्घटना होने की संभावना कम हो जाती है। इसके अलावा रेडियोग्राफी के कैमरे उपकरणों का विकास करने में भी जो भी हम क्या करते हैं इसका उपयोग करते हैं। बार्क जो है हमारा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसने रेडियो समस्थानिक तकनीक का उपयोग करके एक पीवीसी तार जो है उसका निर्माण किया है जो क्या कर सकता है 105 डिग्री सेल्सियस तक के उच्च तापमान को सहन कर सकता है।
बार्क ने क्या किया है, क्योंकि बार्क जो है वो रेडियो एक्टिव समस्थानिकों का उपयोग करके नई नई टेक्निक विकसित कर रहा है, तो उसमें उसी ने एक पीवीसी तार का विकास किया है। नेक्स्ट हम देखें, बार्क ने रेडियो एक्टिव समस्थानिक की सहायता से एक ऐसे शक्तिशाली लेज़र का विकास किया है जिसका उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में, मनोरंजन में और औद्योगिक क्षेत्र में किया जा सकता है। तो इस तरह से बार्क जो है वो काफ़ी उपयोगी साबित हो रहा है रेडियो एक्टिविटी में। इसके अलावा एक और यूज़ हो सकता है, जैसे मान लो छोटे हथियार जो है उनको बनाने के लिए भी हम रेडियो एक्टिविटी का प्रयोग कर सकते हैं। रेडियो एक्टिविटी केमिकल्स भी काफ़ी ज़्यादा प्रचलित में आ रहे हैं। रेडियो ट्रेसर भी काफ़ी यूज़ आ रहे हैं, और रेडियोग्राफी में कैमरों का यूज़ भी, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, काफ़ी बढ़ रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं जल संसाधन प्रबंधन में उपयोग। जल संसाधन में किस तरह से यूज़ होगा? रेडियो समस्थानिकों का उपयोग करते हुए भूमिगत जल स्रोतों में जल की मात्रा तथा उनके पुनर्भरण के तरीकों का पता लगाया जाता है। भूतापीय ऊर्जा के स्रोतों की पहचान करने के लिए उपयोग किया जाता है। रेडियो समस्थानिक जो है, मान लो इनका उपयोग करते हैं तो भूमिगत जल जो है, भूमिगत जल में कौन कौन से स्रोत हैं, उनमें जल की मात्रा कितनी है, और अगर जल की मात्रा ज़्यादा है तो उनका पुनर्भरण कैसे किया जाए, इन सभी का उपयोग करने में भी हम रेडियो समस्थानिकों का प्रयोग करते हैं। उसके अलावा भूतापीय ऊर्जा के स्रोत जो है उनकी पहचान करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। पश्चिमी राजस्थान में भूमिगत रूप से बहने वाली प्राचीन जो सरस्वती नदी है उसके प्रवाह क्षेत्र का पता लगाने के लिए रेडियो समस्थानिकों का उपयोग किया गया। जो हमारे पश्चिमी राजस्थान में जो कि हमारी सरस्वती नदी है, जो प्राचीन समय में बहती थी, उसके प्रवाह का क्षेत्र, यानी वो कौन कौन से प्रवाह एरिया में बहती थी, उसका पता लगाने के लिए भी हम क्या कर रहे हैं, रेडियो समस्थानिकों को प्रयोग किया गया था। तब हमें पता लगाया गया था, काफ़ी साल हो गए उस बात को, तब हमने पता लगाया था कि जो सरस्वती नदी का प्रवाह क्षेत्र जो है वो क्या रहा है, उसमें हमने रेडियो आइसोटॉप्स का यूज़ किया था। नेक्स्ट हमारा इसमें और प्रयोग, नाभिकीय संयंत्रों से निकली ऊष्मा का उपयोग जल के अलवणीकरण के लिए किया जाता है। यानी जो हमारा वाटर है, ठीक है, उसमें से नमक की मात्रा को कम करने के लिए, यानी उसको पीने योग्य बनाने के लिए भी हम क्या करते हैं, जो नाभिकीय संयंत्रों से ऊष्मा निकलती है उसका उपयोग करते हैं। और इसी का प्रयोग जो है बार्क ने किया है। बार्क ने क्या प्रयोग किया है? हाल ही में बार्क ने कल्पकम में इस तरह का पहला संयंत्र स्थापित किया है जो समुद्र के पानी को शुद्ध करेगा। तो समुद्र के पानी, अब जैसे कि बताइए कि अधिकांश पानी जो है हमारे समुद्र में है, जो कि क्या है, खारा है, जो पीने योग्य नहीं है। तो इस टेक्निक से क्या होगा, जो समुद्र का जल होगा वो पीने योग्य बनेगा, क्योंकि जल का अलवणीकरण जो है वो नाभिकीय संयंत्रों से निकली हुई ऊर्जा से हो पाएगा, और वो पानी जो है वो ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा, हम सप्लाई कर पाएंगे। तो ये एक इनिशिएट जो है बार्क ने अच्छा किया है। इस तरह से हमने आज काफ़ी जल प्रयोग देख लिए हैं। आप इनको डायरेक्ट जो है लिख सकते हैं। जो ये नोट्स हैं वो काफ़ी यूज़फुल है, आरएस मेंस के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप अपने अकॉर्डिंग नोट्स भी बना सकते हैं। वैसे तो मैंने नोट्स अपने अकॉर्डिंग बनाए हैं, जो मैंने खुद के नोट्स बनाए हैं उन्हीं को मैंने यहाँ पर प्रिंट करा है, तो आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर अपने अकॉर्डिंग जो है नोट्स बना सकते हैं। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अगर आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।